वीर तो धूल में गुम हो गया, बस घोड़े की टापे रह गई। अब क्या करें? इसका मतलब है वो साधारण व्यक्ति नहीं था, पर जिसने मेरी बेटी की इच्छा को जन्म दिया वो कहाँ है? उसे खोजा जाए। उधर नगर की भीड़ भाड़ से दूर गहरे जंगल के किनारे अर्जुन वापस लौट आया। वो जानवरों के बीच वो शांत था, पर अब उसकी आंखों में एक रहस्य, एक साहस और राजकुमारी के लिए एक अनकहा प्रेम की झलक थी। अगली सुबह सिंहासन पर बैठे हैं, तभी मंत्री बोला, महाराज, राजकुमारी ने खाना पीना छोड़ दिया है। उनकी तबीयत बिगड़ रही है। क्या? राजकुमारी ने खाना पीना क्यों छोड़ दिया है? ये कैसी जिद है? महाराज, वो कहती हैं कि जिसने मंच की 40वीं सीढ़ी पार की थी वही उसका सच्चा वर है। वो किसी और को स्वीकार नहीं करेंगी। तो फिर ऐलान करो, जो 40वीं सीढ़ी पार करके राजकुमारी के हाथों से अंगूठी लेकर गया था वो वीर फौरन महल में हाजिर हो। मैं उसे उदास नहीं देख सकता। कुछ देर बाद मंत्री ऐलान करते हुए बोले, सुनो सुनो सुनो, महाराज का आदेश है। जो वीर 40वीं सीढ़ी पार करके राजकुमारी के हाथों से अंगूठी लेकर गया था वो वीर फौरन महल में हाजिर हो। 7 दिन बीत गए, पर कोई वीर महल में हाजिर नहीं हुआ। राजकुमारी अब और भी उदास हो गई। उनकी आशा टूटने लगी। राजा का गुस्सा अब गहरी हताशा में बदल गया। तभी राजा मंत्री से बोले, मंत्री, अब क्या करें? न वो वीर आता है, न राजकुमारी मुस्कुराती है। वो तो हट पर अड़ गई है। महाराज, हमने पूरे नगर में ढूंढा, कोई नहीं मिला। हो सकता है वो आपकी बेटी को योग्य ना समझता हो, या डर गया हो कि वो एक साधारण व्यक्ति है और राजघराने का दबाव नहीं झेल पाएगा। कौन मेरी बेटी को नापसंद कर सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? जिसने मंच पर ऐसा साहस दिखाया वो डरपोक नहीं हो सकता। महाराज, एक बात कहूं, अब उस लड़के का मिलना असंभव है। क्यों ना आप अपने पुराने मित्र के बेटे से राजकुमारी का विवाह कर दें? वो योग्य है, राजघराने वाला है और हमारे राज्य के लिए भी अच्छा होगा। राजकुमारी भी कुछ ही दिनों में उस लड़के को भूल जाएगी और अपनी नियति को स्वीकार कर लेगी। बात तो ठीक कहते हो। राजकुमारी दुखी है, पर राज्य का भला भी तो देखना है। एक राजा को कभी कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। ठीक है, हमारे मित्र को तुरंत बुलवाओ। अगले दिन राजा का मित्र अपने मंत्री के साथ दरबार में आया और बोला, महाराज, आपने मुझे याद किया? हाँ मित्र, मेरी बेटी के विवाह के लिए योग्य वर चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा बेटा ही राजकुमारी से विवाह करे। इससे हमारे दोनों राज्यों की मित्रता और मजबूत होगी। महाराज, ये तो मेरे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। हम तुरंत तैयार हो जाएंगे। पर राजकुमारी की इच्छा? वो थोड़ी उदास है, लेकिन समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। बस तुम विवाह के लिए तैयार रहना। ठीक है मित्र, हम कल से ही विवाह की तैयारियां शुरू करते हैं। अगले दिन महल में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। ढोल नगाड़ों की आवाज पूरे नगर में गूंज उठी। तभी राजा मंत्री से बोला, सब इंतजाम ठीक है? कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी महाराज, बारात आने ही वाली है। हमने घोषणा कर दी है कि राजकुमारी का विवाह एक महान राजकुमार से हो रहा है। राजकुमारी का विवाह आज है, ये खबर चरवाहे के गांव तक पहुंची। तब बड़ा भाई बोला, अरे सुना, राजा की बेटी की शादी आज है। दावत में चलेंगे? हाँ भाई, चलो दावत में चलेंगे। सुना है आज पूरा नगर खाएगा पिएगा। हमें भी राजमहल का खाना खाने को मिलेगा। अरे अर्जुन कहाँ चला गया? तभी अर्जुन दरवाजे पर खड़ा होकर सब सुन रहा था और उसकी आंखें नम हैं। उसके बाद अर्जुन अंदर आया। अरे अर्जुन, तू चलेगा ना? राजा की बेटी का ब्याह है, इतनी बड़ी दावत है। नहीं, तुम लोग चले जाओ, मुझे काम है। भेड़ों को छोड़कर मैं नहीं जा सकता। काम वाम छोड़ो, ऐसी दावत रोज थोड़े ही मिलती है। चलो चलो, हम सब चलेंगे। नहीं भैया, आप लोग जाइए। ठीक है अर्जुन, हम दावत से तुम्हारे लिए खास पकवान ले आएंगे, तुम बस यही रहना।
कुछ देर बाद दोनों भाई दावत के लिए राजा के दरबार की ओर चल देते हैं। अर्जुन चुप होकर दूर महल की तरफ देखता है। वही राजकुमारी जिससे अब उसका दिल जुड़ चुका था। तो आज उसकी शादी है? नहीं, मैं भी जाऊंगा। इतना कहते ही अर्जुन भी भाइयों के पीछे चल देता है। और इधर राजा दरबार में बेचैन था। उसे अपनी बेटी से झूठ बोलने का अपराध बोध खाए जा रहा था। तभी राजा मंत्री से बोले, मंत्री, राजकुमारी कितनी खुश है। उसे लगता है कि उसका पति वही लड़का होगा। मैं उसे कैसे बताऊंगा? महाराज, यही समस्या है। सच्चाई पता चलेगी तो वो टूट जाएगी, पर क्या करे, वो लड़का मिल ही नहीं रहा था। राज्य के लिए आपको ये बलिदान देना ही पड़ेगा। मैंने मित्र के बेटे से विवाह पक्का कर दिया है। राजकुमारी को ये अभी नहीं बताऊंगा। शादी के वक्त ही वो सब जान पाएगी। कुछ देर बाद विवाह मंडप की तैयारी पूरी थी। दुल्हन के रूप में सजी राजकुमारी आई। पिताजी, तैयारियां बहुत सुंदर हैं। वह जिसने अंगूठी निकाली आया है ना? मुझे उसके आने का इंतजार है। हाँ हाँ, आएंगे, वो जरूर आएंगे। तभी उसी पल राजा के मित्र का बेटा राजकुमार विक्रम दूल्हे के रूप में दरबार में प्रवेश करता है। लगता है वह लड़का आ गया। देखो कितना राजसी वस्त्र पहने हैं। पिताजी ने उसे सम्मान दिया होगा। राजकुमार विक्रम मंडप में बैठता है और राजकुमारी जैसे ही दूल्हे को देखती है वो ठिठक जाती है। उसका सारा उत्साह सदमे में बदल जाता है। पिताजी, ये वो नहीं जिसने मेरे हाथ से अंगूठी निकाली थी। बेटी, धीरे बोलो, लोग सुन लेंगे। अभी समारोह शुरू हो चुका है। पिताजी, आपने मुझसे झूठ बोला। कहा था वही आएगा, वही लड़का। आपने मेरे विश्वास को तोड़ा है। बेटी, वो लड़का मिल ही नहीं रहा था। राज्य की इज्जत, भविष्य सब सोचना पड़ता है। ये राजकुमार योग्य है, राजघराने वाला है। तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। पर उसने अंगूठी नहीं निकाली। मेरे हाथ से अंगूठी सिर्फ एक ने निकाली थी, और वो ये नहीं है। बेटी, कृपा करके जिद मत करो। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। ये राजा का आदेश है। राजकुमारी रोते हुए चुप हो जाती है। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। राजा और मंत्री ने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद जब विवाह की रस्में शुरू होने ही वाली थीं, तभी बाहर से तीनों भाई आते हैं। वो साधारण कपड़े पहने हैं। अर्जुन के चेहरे पर अब साधारणता नहीं बल्कि तेज आत्मविश्वास है। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वो अपने प्रेम को यूं ही नहीं जाने देगा। उनको देखते ही राजकुमारी बोली, पिताजी, वो आ गया। अंगूठी निकालने वाला वही है। मैं उसे पहचानती हूँ। इतना सुनते ही राजा और मंत्री के चेहरे डर और शर्म से बिगड़ जाते हैं। दूल्हा और उसके पिता भी हैरान हैं। अब आया ये मुसीबत। ये शुभ घड़ी में ही क्यों आया? हमारी नाक कट जाएगी। इस राजकुमार और उसके पिता के सामने हम कैसे सफाई देंगे? तभी तीनों भाइयों को दरवाजे पर रोक दिया जाता है। राजा और मंत्री एकांत में बात करते हैं। मंत्री, ये आ कैसे गया? बारातियों को सब पता चल जाएगा। हमारा सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। महाराज, एक ही उपाय है। उसे कोठरी में डाल दीजिए और चुपचाप खत्म करवा दीजिए। कोई नहीं जानेगा कि वो कौन था। हम कह देंगे कि वो एक साधारण चोर था जो राजमहल में घुस आया था। क्या कोई जान जाएगा? मैं एक निर्दोष की हत्या नहीं कर सकता। कभी नहीं महाराज, ये राज्य का रहस्य रहेगा। राजकुमारी कुछ दिन रोएगी, फिर भूल जाएगी। ये राज्य के भविष्य के लिए जरूरी है। ठीक है, उसे तुरंत पकड़वाओ, अभी, इसी समय, पर किसी को पता न चले। कह दो उसने राजमहल में चोरी करने की कोशिश की है। इनकी ये सारी बात कोई नहीं सुन रहा, ऐसा राजा और मंत्री सोचते हैं। लेकिन दरवाजे के पीछे खड़ी राजकुमारी, जिसने गुस्से, दर्द और दहशत में सब सुन लिया था, जिससे राजकुमारी का हृदय टूट गया, जिस पिता को वो पूजती थी, वो हत्या की साजिश रच रहे थे, तभी वो वहां से चली जाती है। उसके बाद राजा और मंत्री चले जाते हैं।
तभी राजकुमारी रोती हुई अर्जुन तक पहुंची और बोली, सुनिए, मेरे पिताजी आपको मार देंगे। उन्होंने मंत्री से कहा है आपको कोठरी में डालकर चुपचाप खत्म कर देंगे। भागिए। क्या? पर मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। मैं तो बस अपना प्रेम स्वीकार करने आया था। आपने मेरी अंगूठी निकाली थी, पर वे आपको स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि आप राजघराने के नहीं हैं। वे अंधे हो चुके हैं। भागिए, अभी भागिए, खुद को बचा लीजिए। पर मैं आपको अकेला कैसे छोड़ दूं? वे आपको इस राजकुमार से विवाह करने के लिए मजबूर कर देंगे। मैं खुद आपके साथ चलूंगी। मुझे आपका साथ चाहिए, पर पहले आप यहाँ से निकलिए। सैनिक आपको पकड़ने ही वाले हैं। अर्जुन राजकुमारी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तभी वो अपने पास रखे सफेद घोड़े की बाल जला देता है। दूर कहीं आसमान से उसका घोड़ा एक तीव्र हिनहिनाहट के साथ उनके पास आ जाता है, मानो वो हवा में उड़ रहा हो। अरे, घोड़ा यहाँ कैसे आ गया? ये तो तूफान से भी तेज है। तभी मंत्री और राजा वहां आ पहुंचे और मंत्री चौंकता हुआ बोला, ये कौन सा जादू है? ये तो वही घोड़ा है जो मंच पर आया था। ये सचमुच वही है, वही जिसने मेरा दिल जीता और जिसने जादुई मंच पार किया। तभी अर्जुन तुरंत घोड़े पर चढ़ा और बोला, आइए राजकुमारी, देर मत कीजिए। राजकुमारी उसका हाथ पकड़कर घोड़े पर बैठती है। घोड़ा हवा की तरह बिजली की गति से भागता है। रोक दो इन्हें, सारे सैनिक पकड़ो इन्हें। वे मेरी बेटी को भगा ले जा रहा है, मेरे राज्य का अपमान कर रहा है। महाराज, वे तो हवा हो गए, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उन्हें पकड़ना असंभव है। अर्जुन राजकुमारी को लेकर भागा गया और इधर महल में राजा प्रतिशोध की आग में जल रहा था। अर्जुन के दोनों भाई दरवाजे पर ही थे। महाराज, चरवाहे के दोनों भाई दरवाजे पर ही हैं। क्यों ना उन्हें पकड़ लिया जाए? पकड़ो और इनको कैद में डाल दो। जब तक इनका भाई नहीं मिल जाता तब तक ये जेल में ही रहेंगे। ये दोनों उसी के साथ ही हैं। कुछ देर बाद दोनों भाई को कैद में लिया जाता है। महाराज, हमारा कोई अपराध नहीं है। हम तो सिर्फ दावत खाने आए थे। चुप! तुम्हारा भाई मेरी बेटी को भगा कर ले गया और तुम दोनों उसका साथ दे रहे हैं। अब भुगतो। उसके भाइयों को जेल में बंद कर दिया जाता है और राजा अपने मित्र और आए हुए मेहमान से माफी मांगता है और बारात वापस जाती है। अगले सुबह अर्जुन अपने गांव पहुंचता है और गांव के लोगों से बात करते हुए बोला, अरे चाचा, मुझे पहचानते हैं? मैं वही हूँ, यहाँ कभी तीनों भाइयों के साथ रहता था। अरे तू, इतने साल बाद कहाँ गायब था रे? और ये कौन है? नसीब कहीं और ले गया चाचा, लेकिन दिल तो यही रहता था। ये मेरी पत्नी राजकुमारी है। तुमने राजकुमारी को कैसे पाया? और तेरे दोनों नालायक भाई कहाँ हैं? अर्जुन उन्हें सारी बात बताता है और गांव वाले उसे प्यार से घर ले जाते हैं और उनके साहसिक कार्य की बातें करते हैं। अगले दिन राजा बेचैन होकर बैठा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मंत्री, मुझे लगता है मैंने जल्दबाजी में फैसला किया। वो लड़का बुरा नहीं था, उसने साहस दिखाया। मेरी बेटी ने उसे चुना, मैंने क्यों नहीं समझा? शायद मैंने अपने दामाद को ही खो दिया। महाराज, गलती मान लेना ही बुद्धिमानी है। आपका क्रोध अब शांत हो चुका है। क्यों ना उसके भाइयों से बात कर ली जाए, शायद वे कुछ बता सके। तभी राजा और मंत्री कैद खाने के अंदर प्रवेश करता है। दोनों भाई हैरान होकर खड़े हो जाते हैं। मुझे तुम दोनों से माफी चाहिए। मैंने कठोर निर्णय लिया। मैं जानता हूं तुम निर्दोष हो। महाराज, हमारा भाई कहीं भी गया हो, पर वो दिल से सीधा और सच्चा है। वो राजकुमारी को कभी दुख नहीं देगा। महाराज, हमारा एक बहुत पुराना गांव है जहां हम सब पले बड़े थे। शायद वो वहीं होगा। वो साहसी तो है, पर
साधारण जीवन ही पसंद करता है। तो चलो, मुझे उसे ढूंढना है। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ और अपनी बेटी को वापस लाना चाहता हूँ। कुछ देर बाद राजा, मंत्री और दोनों भाई गांव की तरफ चल देते हैं, जहां अर्जुन राजकुमारी गांव वालों के बीच बैठा है। तभी घोड़ों की आवाज आती है। अरे, राजा स्वयं यहाँ आए हैं। सब सावधान हो जाओ। महाराज, आप यहाँ? क्या आप हमें सजा देने आए हैं? बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझसे भूल हुई। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे माफ कर दो। चलो भाई, वापस चलो, सब ठीक हो गया। राजा तुम्हें और राजकुमारी को स्वीकार करने आए हैं। कुछ देर बाद गांव वाले भी उसे जाते समय आशीर्वाद देते हैं। अर्जुन, राजकुमारी और दोनों भाई राजा के साथ महल की तरफ लौटते हैं। अगले दिन दरबार में अर्जुन का भाई उससे बोला, अरे छोटू, बता ये सारा चमत्कार कैसे हुआ और अंगूठी तेरे पास कहाँ से आई? अर्जुन मुस्कुराता है और शांत स्वर में बोलता है, भाइयों, वो 3 रातें याद हैं जब पिताजी की समाधि पर पहरा देने की बात हुई थी। रात भर समाधि की रखवाली की थी। वहां पिता के पुराने साथी 3 घोड़े आए और तीनों ने अपने अपने बाल दिए और बोले, जब मुसीबत पड़े इसे जला देना, मैं तुरंत आऊंगा। मंच की 40वीं सीढ़ी उसी घोड़े के कारण पार हो पाई थी। ये सुनते ही दोनों भाई चुप हो जाते हैं। वे शर्मिंदा थे कि उन्होंने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया था। हमने पिता की बात हल्के में ली और तूने निभाई। हमें माफ कर दे भाई। आज समझ आया, किस्मत उसी की मदद करती है जो कर्तव्य निभाता है। तेरी जीत तेरी बहादुरी से नहीं, तेरे सच्चे मन से हुई है। लड़के, तू सच कहता है? क्या तुमने ही पिता की इच्छा पूरी की? हाँ महाराज, जो कुछ हुआ सच सच कह दिया। पिताजी, यही मेरा वर है। वह साहसी है, सच्चा है और इन्होंने 40 सीढ़ी पार की थी। उस दिन से ही मैंने किसी और को नहीं देखा। मंत्री, मुझे लगता है ईश्वर की यही मर्जी है। सच्चाई और प्रेम हमेशा जीतता है। हाँ महाराज, राजकुमारी जी के लिए इससे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। पूरे राज्य में ये ऐलान किया जाए कि जिसने साहस, प्रेम और सच्चाई से मंच की चुनौती पूरी की, वही राजकुमारी का वर है। बेटा, आज से तू केवल मेरा दामाद नहीं, मेरा बेटा है, मेरे राज्य का भविष्य है। महाराज, आपके आशीर्वाद से ही मैं इस सम्मान के योग्य हूँ। मैं आपके राज्य की सेवा पूरे दिल से करूँगा। अब तो मेरी अधूरी सांसें पूरी हुईं। मेरा प्रेम सफल हुआ। छोटू, तूने हम सबका सिर ऊंचा कर दिया। हमें तुझ पर गर्व है। भाई, ये जीत मेरी नहीं, पिता की इच्छा और कर्तव्य की शक्ति की है। कुछ महीने बाद राजमहल में दुख का वातावरण छा गया। राजा का अचानक निधन हो गया। 3 दिन बाद अब राज्य को एक उत्तराधिकारी चाहिए। सिंहासन खाली नहीं रह सकता। महाराज का दामाद ही योग्य है। वही राजकुमारी का पति है। उसने राज्य के लिए साहस दिखाया है। वही सच्चा राजा बने। हाँ, अर्जुन ही राजा बने। उसकी सच्चाई और विनम्रता ही उसे राजा बनने के योग्य बनाती है। मैं तो बस एक चरवाहा हूँ। मैंने कभी राजा बनने का सपना नहीं देखा। अब तुम हमारे राजा हो। सच्चाई और विनम्रता से बड़ा कोई राज नहीं होता। भाई, हमसे बहुत गलती हुई। हमने तुम्हें बचपन में भी दुख दिया और तुम्हारी सफलता में भी संदेह किया। क्या तुम हमें माफ कर सकते हो? भाई, अब कोई बात नहीं। मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं। आओ, मेरे साथ रहो। ये राज्य अब हमारा है। तुम राज्य के काम संभालो और मेरी मदद करो। क्या सच में हमें जगह दोगे भाई? भाई, ये राज्य सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है। तुम में से एक सेना संभालेगा और दूसरा अनाज का भंडार। तुम दोनों ही मेरे सबसे बड़े सलाहकार होगे। आज अगर पिता जीवित होते तो गर्व से मुस्कुराते। तुम सच्चे राजा हो भाई। पिता की आखिरी इच्छा हमने अब पूरी कर दी। हम तीनों फिर से एक साथ हैं। जिसने सच्चाई निभाई वही राजा बना। जिसने गलती की उसने पश्चाताप से सीख ली।
और अंत में तीनों भाई फिर एक साथ हुए, जैसे पिता की आत्मा चाहती थी। चरवाहे के राज्य में न्याय, प्रेम और विनम्रता का राज स्थापित हुआ।